हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फिफ्थ सेमेस्टर के एजुकेशन सब्जेक्ट के बारे में, जिसका एग्ज़ाम आपका कल होने जा रहा है। सब्जेक्ट का नाम है एक बहुल समाज में शिक्षा, एजुकेशन इन प्यूलर सोसाइटी। आज की वीडियो में हम इसमें बात करेंगे कि आपकी जो बुक है उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट हमें क्वेश्चन लगे और उनके आंसर, ठीक है, क्वेश्चन और आंसर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको एग्जाम में अपने आंसर किस प्रकार लिखने हैं, वो सारी आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें, कहीं भी स्किप ना करें, क्योंकि हर एक चीज़ इस वीडियो में इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक आपने इसके नोट्स बाय नहीं करे तो अगर आपको नोट्स के थ्रू पढ़ना है तो आपको कंप्लीट नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से मिल जाएंगे। आप जाके नोट्स ले सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं। और आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, द लर्नर्स कम्युनिटी DUSL, जिसके द्वारा आपको कॉलेज के जितने भी अपडेट्स हैं वो सारे स्टडी नोट्स और एडमिट कार्ड, साथ के साथ आपकी डेट शीट भी आपको ऐप पे देखने को मिल जाएगी। चलिए जो क्वेश्चन हैं उनको शुरू करते हैं। मैं बता दूं, ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपकी किताब में भी दिए गए हैं, इनके आंसर यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। और हमें कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर नहीं मिला इस सब्जेक्ट का, इसीलिए आपकी बुक में से हमने जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा और जो क्वेश्चन आपके पूरे चैप्टर को कवर अप करता है उसको आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है क्वेश्चन नंबर 1। भारतीय संदर्भ में बहुलवाद और विविधता की व्याख्या करिए। देखिए इस क्वेश्चन में ना भारत का संदर्भ लेके आपको बहुलवाद की व्याख्या करनी है और साथ के साथ विविधता की व्याख्या करनी है। आपका आंसर शुरू होता है। सबसे पहले हम देखेंगे बहुलवाद का अर्थ। तो बहुलवाद का अर्थ विभिन्न विचारों, विश्वासों और संस्कृतियों का सह अस्तित्व, मतलब एक प्लेस पे जहाँ पे बहुत अलग अलग प्रकार के विचार, और अलग प्रकार की संस्कृतियाँ एक साथ रहती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, बहुलवाद कहते हैं। बहुलवाद एक सामाजिक और राजनीतिक सिद्धांत है जो विभिन्न संस्कृतियों, धर्म, विचारों और विश्वासों के बीच शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को बढ़ावा देता है। सह अस्तित्व से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि मेनली कि बहुत अलग अलग प्रकार के धर्म या फिर विचार के लोग या फिर विश्वास के लोग या संस्कृतियों के लोग एक साथ रहते हैं, ठीक है, मिलजुल कर और शांतिपूर्ण ढंग से रहते हैं। बहुलवाद का समर्थन करने वाले लोग मानते हैं कि विभिन्न विचारों और विश्वासों की स्वतंत्रता अभिव्यक्ति एक स्वस्थ और समृद्ध समाज के लिए आवश्यक है। वह लोग जो कि बहुलवाद को क्या मानते हैं, समर्थन करते हैं और उसे मानते हैं, वो कहते हैं कि भाई एक समाज में या फिर एक जगह पे जहाँ पे अलग अलग प्रकार के विचार, विश्वास रहते हैं और उन सबको स्वतंत्रता होती है अपनी अभिव्यक्ति की, मतलब अपने मन की बात कहने की, वो एक समृद्ध और स्वस्थ समाज के लिए आवश्यक है। वे मानते हैं कि विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं का सम्मान करना और उनका संरक्षण करना महत्वपूर्ण है। बहुलवाद के लोग ये भी मानते हैं कि भाई हमारी संस्कृति जिससे हम बिलोंग करते हैं और साथ के साथ और जो संस्कृतियाँ हैं उन सब का सुरक्षा करना, संरक्षण करना एक महत्वपूर्ण कार्य है। वहीं बात करें विविधता की, तो विविधता का अर्थ है विभिन्नता। यह विभिन्न विचारों, विश्वास, संस्कृतियों, भाषाओं, धर्म, नस्ल, जातीय समूहों, लिंगों और यौन अभिविन्यासों आदि का अस्तित्व है। मतलब जिस प्रकार से बहुलवाद है उसी प्रकार से विविधता भी है कि भाई एक छोटे से शहर में कहें या फिर एक छोटे से समाज में अलग अलग प्रकार के जो लोग रह रहे हैं, साथ में रह रहे हैं, ठीक है, मतलब अलग अलग प्रकार का लोगों का एक साथ रहना विविधता कहलाता है, ठीक है। और मतलब उन सबको समान मानना बहुलवाद के अंतर्गत आता है। विविधता एक शक्तिशाली शक्ति है जो समाज को समृद्ध और जीवंत बना सकती है। अब बात करें भारतीय संदर्भ में जो बहुलवाद की बात कही गई थी और विविधता की बात कही थी उसके बारे में। भारत एक बहुसांस्कृतिक, बहुभाषी और बहुधार्मिक देश है। बहुसांस्कृतिक मतलब बहुत सारी संस्कृतियां भारत में, बहुभाषी मतलब बहुत सारी भाषाएं भारत में बोली जाती है, और बहुधार्मिक एक धर्म नहीं है, भारत में एक से ज़्यादा धर्म है, मतलब आप कहेंगे कि बहुधार्मिक देश है हमारा भारत। यहाँ विभिन्न जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति और परंपराओं के लोग रहते हैं। भारतीय समाज में बहुलवाद और विविधता को एक महत्वपूर्ण मूल्य माना जाता है। भारतीय संस्कृति में जो बहुलवाद है और वो जो विविधता है उसको क्या माना जाता है, एक महत्वपूर्ण मूल्य माना जाता है, मतलब महत्वपूर्ण चीज मानी जाती है भारतीय संस्कृति को अगर हम पढ़ें, उसको देखें तो। बहुलवाद का अर्थ है विभिन्न विचारों, विश्वासों, संस्कृतियों का सह अस्तित्व, जो कि हमने ऊपर भी पढ़ा। भारतीय समाज में बहुलवाद का समर्थन करने वाले लोगों का मानना है कि विभिन्न विचारों और विश्वासों के बीच संवाद और समझ के माध्यम से ही स्वस्थ और समृद्ध समाज का निर्माण हो सकता है। जो कि हमने ऊपर आपको वैसे ही बताया कि भाई जो बहुलवादी के जो समर्थक है वो मानते हैं कि समाज में अलग अलग प्रकार के लोग जो रह रहे हैं, जिनके विचार अलग है, विश्वास अलग है, अगर वो साथ में रहते हैं, उनके बीच में संवाद अच्छा होता है तो जो समाज है वो और ज़्यादा बेहतर बन पाता है। यहाँ पे विविधता के अर्थ बताया गया है।
अब यहाँ पे उदाहरण के तौर पे हम समझते हैं कि भाई भारतीय संदर्भ में जो विविधता या बहुलवाद है उसके बारे में। उदाहरण के तौर पे इसलिए क्योंकि आप अगर अपने एग्जाम में उदाहरण के साथ साथ एक्सप्लेन करेंगे तो जो आपका आंसर है वो और ज़्यादा इफेक्टिव बनता चला जाएगा। भारतीय समाज में बहुलवाद और विविधता के कई उदाहरण मिलते हैं। उदाहरण के लिए भारत में 22 आधिकारिक भाषाएं हैं, मतलब ऐसी भाषाएं जिनका आधिकारिक आधिकारिक तौर पे कह सकते हैं कि भाई जिनका आप किसी पर्टिकुलर चीज़ में यूज़ होता है, भाई कानून बनाने में यूज़ हो गया, ठीक है, पढ़ाई में यूज़ हो गया, तो 22 आधिकारिक भाषाएं हैं। और यहाँ कई अलग अलग धर्म के लोग भी रहते हैं। भारत में विभिन्न प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं और यहाँ विभिन्न प्रकार की कला और संस्कृति भी पाई जाती है। तो ये भारत का उदाहरण है कि भाई भारत में बहुलवाद और विविधता देखी जा सकती है। आमतौर पे भी आप सामान्य तौर पे भी आमतौर पर भी इस चीज़ को देख सकते हैं कि यहाँ पे अलग अलग प्रकार की कलाएं और संस्कृति आपको देखने को मिलेंगी। भारतीय समाज में बहुलवाद और विविधता एक शक्तिशाली शक्ति है। यह भारतीय समाज को समृद्ध और जीवंत बनाती है। हालांकि बहुलवाद और विविधता के साथ चुनौतियां भी जुड़ी हुई हैं। उदाहरण के लिए विभिन्न सांस्कृतिक और परंपराओं के बीच संघर्ष, मतलब आप कह सकते हैं कि भाई कई संस्कृतियों के बीच में आपको संघर्ष देखने को मिल जाता है, दो अलग अलग प्रकार की, ठीक है। वहीं बात करें कि कोई परंपरा है उनके बीच में भी आपको संघर्ष देखने को मिल जाता है। भारतीय संदर्भ में बहुलवाद और विविधता को बढ़ावा देने के जो उपाय बताए गए हैं वो ये उपाय है। अब देखिए यहाँ पे ऊपर हमने जो जितना भी डिस्कस करा हम सबसे पहले उसको कवर अप कर लेते हैं और ज़्यादा, कि भाई भारतीय संस्कृति में बहुलवाद और विविधता देखने को आपको बेसिक तौर पे भी देखने को मिल जाती है कि भाई यहाँ पे अलग अलग प्रकार के धर्म के लोग रहते हैं, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, बहुत सारी संस्कृतियां हैं भारत में। छोटे छोटे जगहों पर भी आपको वहाँ की संस्कृति देखने को मिल जाएगी, बड़े राज्यों में भी वहाँ की संस्कृति देखने को मिल जाएगी। बात करें विचारों की तो ऐसा नहीं है कि सभी के विचार सेम हैं। भारत में हर प्रत्येक व्यक्ति के अपने विचार हैं, तो विचारों में भी आपको विविधता और बहुलवाद देखने को मिल जाएगा। वहीं राजनीतिक की बात करें तो प्रत्येक व्यक्ति के अपने थॉट्स होते हैं, चाहे वो राजनीतिक हो आर्थिक हो, जिस भी क्षेत्र में है उसके अपने थॉट्स होते हैं, तो वहाँ पे भी आपको क्या विविधता देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पे बताया गया कि भारतीय समाज में बहुलवाद और विविधता को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाए जा सकते हैं। भाई कुछ उपाय अपनाए जाएंगे जिनके द्वारा हम भारत के समाज में बहुलवाद और विविधता को क्या दे पाएंगे, बढ़ावा दे पाएंगे। सबसे पहले आता है शिक्षा के माध्यम से। शिक्षा के माध्यम से लोगों को विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं के बारे में जागरूक किया जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है शिक्षा। शिक्षा के माध्यम से ही आप लोगों को जागरूक कर पाएंगे, उनको बता पाएंगे अलग अलग चीज़ों के बारे में, संस्कृतियों के बारे में, ठीक है, जिससे वो बहुलवाद और विविधता को समझ पाएंगे और उसका समर्थन कर पाएंगे। उदाहरण के लिए स्कूल में बहुसांस्कृतिक शिक्षा को भी शामिल किया जाना चाहिए। बहुसांस्कृतिक शिक्षा से तात्पर्य हमें यह है कि भाई स्कूल में केवल एक संस्कृति की शिक्षा ना दी जाए, उसके साथ साथ जो अलग अलग प्रकार की संस्कृतियां हैं उनकी भी शिक्षा उनको दी जाए। फिर आता है सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम से। सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम से विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं के बीच समझ और सहयोग को बढ़ावा दिया जा सकता है। भाई दो अलग अलग संस्कृतियों के बीच में अगर मेल मिलाप होगा तो हम उनकी संस्कृति सीख पाएंगे, वो हमारी संस्कृति सीख पाएंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, बहुलवाद और विविधता जो है वो और ज़्यादा बढ़ेगी। वो हो सकता है दो नई संस्कृतियां मिलकर एक अलग प्रकार की चीज़ का निर्माण करें, ठीक है। उदाहरण के लिए सांस्कृतिक उत्सवों और कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सकता है जिससे हम बहुलवाद को बढ़ा सकते हैं। कानून के माध्यम से। कानून के माध्यम से विभिन्न विचारों और विश्वासों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति की रक्षा की जा सकती है। उदाहरण के लिए धर्मनिरपेक्षता और समानता के अधिकारों को संरक्षित करने वाले कानून बनाए जाते हैं। मैं देखिए कानून के माध्यम से भी हम किसको, बहुलवाद और विविधता को बढ़ा सकते हैं कि भाई प्रत्येक व्यक्ति के पास अपनी अभिव्यक्ति है और उसके पास कुछ अधिकार हैं, ठीक है। उन अधिकारों की सुरक्षा करना किसका, कानून का काम है, जिसके द्वारा हम ये जो बहुलवाद है और विविधता है उसको बढ़ा सकते हैं। भाई धर्मनिरपेक्षता या समानता हो गई, इस चीज़ को भी हम, इसके अधिकार हैं और ये कानून के द्वारा दिए गए हैं। बहुलवाद और विविधता के लाभ क्या हैं, इसके लाभों की बात करें तो सबसे पहले आता है समावेश और समानता को बढ़ावा देती है। जो बहुलवाद है और जो विविधता है वो समावेश और समानता को बढ़ावा देती है। समावेश को किस प्रकार बढ़ावा देती है इसको समझते हैं कि भाई एक समाज है, समाज में सभी लोगों को साथ लेके चलना क्या है, समावेश है, आगे बढ़ना। अब उस आगे बढ़ने के अंतर्गत आप देख सकते हैं कि भाई अलग अलग धर्म के लोग भी देखने को मिलेंगे, जाति के लोग भी देखने को मिलेंगे, भाषाओं के लोग भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। और समानता को बढ़ावा देने का मतलब कि भाई सभी धर्म और जाति समान है, ठीक है, कोई ऊपर और कोई नीचे नहीं है। और इस चीज़ को ये क्या देती है, बढ़ावा देती है। सृजनशीलता और नवाचार को बढ़ावा देना। सृजनशीलता और नवाचार से तात्पर्य है कि भाई नई नई चीज़ों का निर्माण हो रहा है, नवाचार से तात्पर्य है, ठीक है, सृजनशीलता कि भाई
जो संस्कृतियां हैं, अगर एक दूसरे के बारे में हम संस्कृतियों के बारे में जान रहे हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन कर रहे हैं, सर्जन कर रहे हैं। ठीक है, आगे बात करें, समाज को मजबूत और जीवंत बनाती है। बहुलवाद और विविधता के सामने चुनौतियां क्या हैं? अभी तक हमने बात करी कि भाई भारतीय समाज में ये जो चीज़ें हैं किस प्रकार आगे बढ़ रही हैं। अब उनके सामने चुनौतियां किस किस प्रकार की आती हैं उनको देखें। बहुलवाद और विविधता के साथ कुछ चुनौतियां भी जुड़ी हुई हैं। उदाहरण के लिए बहुलवाद और विविधता की कुछ चुनौतियां, संघर्ष और भेदभाव। जो बहुलवाद और विविधता है वो संघर्ष और भेदभाव को भी कभी कभार जन्म देने देती हैं। अब इसका क्या तात्पर्य है कि भाई विविधता है, ठीक है, अब दो जातियों की बात करें, अगर हम उदाहरण लें दो जातियों के बारे में, तो गांव बस्तियों में आपने देखा होगा कि भाई अगर एक ही गांव में अलग अलग जाति रह रही है तो वहाँ पे भेदभाव देखने को मिल जाता है। दो जातियों के बीच में शायद संघर्ष देखने को मिल जाए, लड़ाई झगड़ा इस प्रकार की चीज़ें हो जाए। तो ये क्या है, ये संघर्ष और भेदभाव को बढ़ावा दे रही हैं, ये जन्म दे रही हैं। सामाजिक स्थिरता को खतरे में डालती हैं। सामाजिक स्थिरता मतलब समाज में अगर स्थिरता बनाई हुई है और वहाँ पे अगर जो, वैसे तो कुछ लोग होते हैं जो कि इस चीज़ को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देते, परंतु कुछ लोग चाहते हैं कि इन चीज़ों का प्रयोग करके क्या हो, समाज में तनाव बढ़े, समाज में लड़ाई झगड़े हो। ठीक है, तो सामाजिक जो स्थिरता है उसको खतरे में डालती हैं। सांस्कृतिक और परंपराओं के बीच तनाव पैदा करती है। भाई जो संस्कृति है लोगों की या फिर उनकी जो परंपराएं हैं उनके बीच में तनाव भी बढ़ जाता है। किसके द्वारा? भाई बहुलवाद और विविधता के द्वारा। निष्कर्ष की बात करें, निष्कर्ष लिखना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। भारतीय समाज में बहुलवाद और विविधता एक महत्वपूर्ण मूल्य है। यह भारतीय समाज को समृद्ध और जीवंत बनाती है। हालांकि बहुलवाद और विविधता के साथ कुछ चुनौतियां भी जुड़ी हुई हैं। इन चुनौतियों को दूर करने के लिए भारतीय समाज को बहुलवाद और विविधता के लाभों को समझने और उनका सम्मान करने की आवश्यकता होती है। तो जो जितना भी आपने ऊपर पढ़ा है बेसिकली वही आप आके कम से कम शब्दों में निष्कर्ष में लिख देंगे। ठीक है, तो जिससे क्या होगा, आपका जो आंसर है वो और ज़्यादा अच्छा बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन को एक बार और हम कवर कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई भारतीय समाज में बहुलवाद और विविधता देखने को मिल जाती है। कहाँ कहाँ देखने को मिल जाती है? धर्म, जाति, संस्कृति, भाषा, ठीक है, विचार में आपको ये देखने को मिल जाएगी। और तो और भाई इसके सामने कुछ चुनौतियाँ भी हैं। ठीक है, जो चुनौतियाँ हमने डिस्कस करी और इसको और ज़्यादा बढ़ाने के लिए हमने जो उपाय बताए वो भी इंपॉर्टेंट है। बात करें अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 2 की, ये भी इंपॉर्टेंट है। सामाजिक बहिष्कार की अवधारणा की व्याख्या करें और सामाजिक बहिष्कार को कम करने या हटाने के लिए कुछ चरण की व्याख्या करें। भाई सामाजिक बहिष्कार जो है उसकी अवधारणा को व्याख्या करें। तो सबसे पहले हम सामाजिक जो बहिष्कार है उसके बारे में देखेंगे और उसके बाद ये देखेंगे कि किस प्रकार हम उसको हटा सकते हैं। सामाजिक बहिष्करण या बहिष्कार, सामाजिक बहिष्करण वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्तियों को उनके विभिन्न अधिकारों की पूर्ण पहुंच से वंचित या प्रतिबंधित किया जाता है। भाई व्यक्ति के कुछ अधिकार होते हैं, ठीक है, मौलिक अधिकार हो गए, उनको जो अधिकार दिए जाते हैं उन अधिकारों से उनको दूर किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? सामाजिक बहिष्करण कहलाता है। यह अन्यायपूर्ण और असमान प्रथा है जो समृद्धि और समाज में न्याय की अभावशीलता का कारण बनती है। ये एक क्या है? अन्यायपूर्ण और असमान प्रथा है जो कि एक अच्छे समाज में भी क्या करती है? न्याय का अभाव है, ये चीज दर्शाती है। सामाजिक बहिष्कार एक जटिल और बहुआयामी समस्या है जिसका कोई एक सार्वभौमिक परिभाषा नहीं है। ठीक है, इससे क्या आता है कि भाई जो सामाजिक बहिष्कार है इसकी कोई पर्टिकुलर आप कह सकते हैं कि परिभाषा नहीं दी गई है। हालांकि आमतौर पर सामाजिक बहिष्कार को एक ऐसी स्थिति के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें व्यक्तियों या समूह को समाज के मुख्य धारा के जीवन से बाहर निकाल दिया जाता है। इसको आप सिंपली शब्दों में समझिए कि भाई गांव का उदाहरण लेते हैं कि एक व्यक्ति जो कि गांव में है, ठीक है, किसी कारणवश उसको अपने गांव से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, मतलब अब उसको अपनी जाति से भी बाहर निकाल दिया गया शायद, ठीक है, साथ के साथ उसके गांव से भी बाहर निकाल दिया गया। तो इससे क्या हुआ कि भाई उसका बहिष्कार कर दिया गया सामाजिक रूप से। अब वो उसको जो भी अधिकार उस जाति के अंतर्गत मिला करते थे वो अधिकार उसको नहीं मिल रहे हैं। यहाँ भेदभाव, उत्पीड़न और अन्य कारकों के कारण हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है कि भाई भेदभाव के कारण हो सकता है, उत्पीड़न के कारण हो सकता है। अगर व्यक्ति के साथ भेदभाव किया जा रहा है तो शायद उसे भेदभाव के कारण समाज से बाहर निकाल दिया गया हो। ठीक है, तो इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती है। अब बात करें सामाजिक बहिष्करण को कम करने या हटाने के क्या चरण है। सबसे पहला चरण है शिक्षा, कि भाई शिक्षा के माध्यम से हम सामाजिक जो बहिष्कार है उसको कम कर सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं शिक्षित कर करके, और उनके जो अधिकार हैं उन्हें याद दिला सकते हैं कि आपके पास कुछ अधिकार है जिनका आप प्रयोग कर सकते हैं। शिक्षा को सामाजिक बहिष्करण के खिलाफ महत्वपूर्ण उपाय के रूप में देखा जा सकता है। उच्च शिक्षा के माध्यम से लोगों को समाज में अधिकारों और अवसरों की सही समझ आती है और सामाजिक समानता की दिशा में उन्हें जागरूक कर सकते हैं। भाई
अगर उसको उन उन व्यक्तियों को उच्च शिक्षा दी जाएगी तो उनको समझ आएगा कि हाँ, उनके पास कुछ अधिकार है जिनका वो प्रयोग कर सकते हैं, और सामाजिक समानता की दिशा में और ज़्यादा जागरूकता बढ़ेगी। सामाजिक जागरूकता की बात करें तो समाज में लोगों को जागरूक करना इस चीज़ के लिए, सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा देने से लोगों की जागरूकता बढ़ सकती है। इससे समाज के विभिन्न वर्गों में समानता और न्याय की मानदंडों के प्रति लोगों की अधिक उत्साहित उत्साहित होती है। मतलब आपने देखा होगा समाज में बहुत सारे वर्ग हैं, ठीक है, जाति है, अगर उन सबको हम जागरूक करेंगे तो उनको पता चलेगा कि हाँ, हमारे पास भी कुछ अधिकार है, कि कोई हमसे ये चीज़ें नहीं छीन सकता, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ें कि समाज में जागरूकता को बढ़ाना, ताकि उनको पता चल सके कि हाँ, वो भी समान हैं और उनके साथ इस प्रकार की जो चीज़ें हो रही है ये गलत है। कानूनी कदम, कानून के द्वारा उठाए गए कुछ कदम या नियम बना दिए जाए इस चीज़ के लिए कि सामाजिक बहिष्करण को रोका जा सके। कानूनी कदम को बढ़ावा देना सामाजिक बहिष्करण को कम करने में मदद कर सकता है। सशक्त कानून और उन पर अनुसरण सामाजिक न्याय को सुनिश्चित कर सकता है और अनुकरण करने वाले को दंडित किया जा सकता है, ठीक है भाई। कानून बना दिया जाए सामाजिक बहिष्करण के लिए, और अगर कोई व्यक्ति उस कानून को तोड़ता है तो उसको क्या दंडित किया जाए। समाज में समानता का प्रमोशन, समाज में समानता का प्रमोशन मतलब प्रत्येक, आप कह सकते हैं कि जगह जगह जाकर लोगों को समझाना कि वो समान है, वो किसी से छोटे या किसी से बड़े नहीं है, समाज में सभी को समानता का अधिकार है, ठीक है। समाज में समानता को प्रोत्साहित करने के लिए समाज के प्रमुख धाराओं में समानता को सशक्त करने के लिए प्रयास किया जा सकता है, जिससे वो सामाजिक बहिष्करण से बच सकते हैं। आर्थिक समृद्धि के माध्यम से असमानताओं को कम करने भी संभव है, ठीक है। जो असमानताएं हैं लोगों के बीच में, जातियों के बीच में, उस चीज़ को कम करा जा सकता है आर्थिक समृद्धि के माध्यम से। सामाजिक सुरक्षा योजना और आर्थिक समानता को बढ़ावा देने वाले प्रोग्रामों की शुरुआत की जा सकती है। ऐसे प्रोग्राम जो कि छोटे तबके के लोगों को समानता या योजनाएं या फिर उनकी आर्थिक मदद करेंगे, ऐसे प्रोग्रामों को लॉन्च किया जाए जिनसे उनकी सहायता हो। समाज में जन सहयोग, समाज में जन सहयोग को बढ़ावा देना भी एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। लोगों को अपने समुदाय या सहभागी बनाए रखने के लिए उत्साहित करना एक दूसरे की मदद करने में सक्रिय होना सामाजिक बहिष्करण को कम करने के माध्यम बन सकता है। आप इसको देखिए कि समाज में लोगों को एक दूसरे का सहयोग करना सिखाना, कि भाई आप अपने से नीचे जाति के सहयोग करिए, ठीक है, उनकी मदद करिए आगे बढ़ने। तो ये चीज़ें क्या है, ये चीज़ें समाज में सामाजिक बहिष्करण को कम करेंगी, रोकेंगी, और एक समय आएगा कि ये सारी चीज़ें भारत में समाप्त हो जाएंगी। बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण में शिक्षा की क्या भूमिका है। ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस बुक PDF में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो सारे ही इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन की बात करें कि भाई भारत में जो महिलाएं हैं उनको सशक्त करने में शिक्षा की क्या भूमिका है। भारत में महिलाओं को सशक्तिकरण करने में शिक्षा की भूमिका निम्नलिखित है। भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण में शिक्षा की भूमिका महत्वपूर्ण है। शिक्षा महिलाओं को अपने अधिकारों और क्षमताओं के बारे में शिक्षित करती है, ठीक है। शिक्षा क्या करती है, महिलाओं को बताती है कि उनके क्या अधिकार हैं, क्या उनकी क्षमताएं हैं। उन्हें अपने जीवन पर नियंत्रण लेने और समाज में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने में मदद करती है, कि भाई वो अपने जीवन के जो निर्णय हैं वो खुद ले सकती हैं, ठीक है, कोई और उनके निर्णय नहीं लेगा। ये इस चीज़ में उसको महिलाओं को सशक्त बनाना और साथ के साथ अधिक सक्रिय भूमिका निभाने में क्या करती है, मदद करती है। ज्ञान और कौशल प्रदान करके, सबसे पहला भाई जो शिक्षा है वो ज्ञान और कौशल प्रदान करके उनकी मदद कर सकती है। शिक्षा महिलाओं को अपने अधिकारों और क्षमताओं के बारे में शिक्षित करती है और उन्हें अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल प्रदान करती है। शिक्षा क्या करती है, महिलाओं को जो अधिकार हैं और क्षमताएं हैं उनके बारे में उनको बताती है, शिक्षित करती है, और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए क्या करती है, ज्ञान और कौशल प्रदान करती है। भाई ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को ज्ञान होगा तो वो अपने जीवन को और अच्छा बना पाएंगी, ठीक है। उदाहरण के लिए शिक्षा महिलाओं को आर्थिक अवसरों तक पहुंचाने, अपने स्वास्थ्य की देखभाल करने, अपने बच्चों की शिक्षा प्रदान करने में मदद करती है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें बताई, ये चीज़ों की मदद करती है शिक्षा। भाई महिलाओं को क्या आर्थिक, उनको अगर महिलाएं एजुकेटेड होंगी, पढ़ी लिखी होंगी, तो उनको आर्थिक अवसर भी प्राप्त होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। उनको अपने स्वास्थ्य के बारे में अच्छी खासी जानकारी होगी और उनके जो बच्चे होंगे वह उनको अच्छी शिक्षा प्रदान करवा पाएंगी। शिक्षा महिलाओं के विभिन्न प्रकार के कौशल विकसित करने में मदद करती है। सबसे पहला संचार कौशल। शिक्षा महिलाओं को प्रभावी ढंग से संवाद करने में मदद करती है। जो एजुकेशन है वो महिलाओं को प्रभावी ढंग से क्या संवाद, मतलब बातें करने या फिर लोगों से संवाद करने में क्या करती है, मदद करती है, जो उन्हें अपने विचारों को व्यक्त करने
और एक दूसरे के साथ प्रभावी ढंग से बातचीत करने में क्या करती है, सक्षम बनाती है। ये जो संचार कौशल है ये महिलाओं को प्रभावी ढंग से एक दूसरे से बात करने में, दूसरे लोगों से बात करने में क्या बनाती है, सक्षम बनाती है। समस्या समाधान कौशल मतलब आप कह सकते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल्स होती है वो शिक्षा महिलाओं को देती है। तीसरा आता है कि नए कौशल सीखने की क्षमता, नई नई जो चीज़ें आ रही हैं, कौशल आ रहे हैं, स्किल्स आ रही है, एजुकेशन के द्वारा महिलाएं वो स्किल्स सीख पाती हैं जिससे कि वो आगे बढ़ पाती हैं। आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता बढ़ाकर एजुकेशन जो है वो महिलाओं के अंतर्गत, अगर महिलाओं को एजुकेशन जब प्राप्त होती है तो उनका आत्मविश्वास बढ़ता है, वो आत्मनिर्भर बनती हैं। शिक्षा महिलाओं को आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता को बढ़ाती है। यह उन्हें अपनी क्षमताओं और विश्वास करने में मदद करती है और उन्हें अपने जीवन में निर्णय लेने में क्या बनाती है, सक्षम बनाती है। जो एजुकेशन है वो महिलाओं को आत्मविश्वास बढ़ाती है, उनको आत्मनिर्भर बनाती है। महिलाएं अपने अधिकार खुद, जो निर्णय होते हैं वो खुद ले पाती हैं, उनके निर्णय कोई और नहीं लेता। अब इसके बात करें, इसके कुछ तरीके भी बताए गए हैं। उन्हें अपने अधिकारों और क्षमताओं के बारे में जागरूक बनाकर महिलाओं को जागरूक करती है कि उनके पास कुछ अधिकार हैं जो कि अधिकार उनसे कोई नहीं छीन सकता, और उन अधिकारों का वो प्रयोग करेंगी और किस प्रकार करेंगी ये सब उन्हें जानकारी शिक्षा के द्वारा प्राप्त होती है। और जब ये जानकारी उन्हें प्राप्त हो जाती है तब वो आत्मविश्वास उनका बढ़ जाता है और वो आत्मनिर्भर हो जाती है, मतलब वो किसी पर निर्भर नहीं रहती और साथ के साथ वो अपना जीवन व्यतीत कर पाती हैं अच्छे प्रकार से। उन्हें अपने जीवन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करके, भाई कोई भी स्किल जो कि महिलाओं को, मतलब एजुकेशन के द्वारा महिलाएं स्किल्स प्राप्त करती हैं ताकि वो अपने जो जीवन है उसको नियंत्रित कर सकें, ठीक है, और अच्छे प्रकार से व्यतीत कर सकें। ऐसा ना हो कि वो किसी पर निर्भर हो, ठीक है, पूरी जिंदगी नहीं, इस प्रकार की चीज़ें नहीं। शिक्षा महिलाओं को अपने जीवन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करती हैं जो उन्हें अपने जीवन में अधिक आत्मनिर्भर महसूस करने में क्या करते हैं, मदद करता है। समानता और न्याय की भावना विकसित करके, शिक्षा के द्वारा महिलाओं में समानता की भावना विकसित होती है और न्याय की भावना विकसित होती है। न्याय से तात्पर्य है कि महिलाओं को पता है कि अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ है तो शिक्षा के द्वारा वो अपना न्याय प्राप्त कर सकती है। अब इसको आगे देखें। शिक्षा महिलाओं को समानता और न्याय की भावना विकसित करती है और उन्हें भेदभाव और उत्पीड़न के खिलाफ खड़े होने में मदद करती है। देखा कि न्याय से तात्पर्य है कि अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, जैसे कि भेदभाव हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, मारपीट हो रही है, तो उस चीज के खिलाफ खड़े होने में शिक्षा उनकी क्या करती है, मदद करती है। शिक्षा महिलाओं को निम्नलिखित तरीकों से समानता और न्याय की भावनाओं में क्या करती है, विकसित करती है। सबसे पहले बात करें, उन्हें समानता और न्याय के सिद्धांत से परिचित करके। शिक्षा महिलाओं को समानता और न्याय के सिद्धांत से परिचित करती है जो उन्हें भेदभाव और उत्पीड़न के खिलाफ खड़े होने में मदद करता है। भाई महिलाओं को जब तक पता ही नहीं होगा कि उनके पास क्या क्या अधिकार है, तब तक वो उन अधिकारों का किस प्रकार प्रयोग कर पाएंगी। उन्हें पता ही नहीं होगा कि भाई उत्पीड़न के खिलाफ, भेदभाव के खिलाफ सरकार ने कोई रूल बना रखा है, तब तक वो उस रूल का कैसे फायदा उठा पाएंगी। इसीलिए शिक्षा जरूरी है। उन्हें अपने अधिकारों के बारे में जागरूक बना करके, भाई महिलाओं के पास जो भी अधिकार है शिक्षा के द्वारा उनको उनके अधिकारों के बारे में पता चलेगा, जिससे उनकी क्या होगी, सहायता होगी। अब यहाँ पे उदाहरण दिया गया, उदाहरण से एक चीज को समझ लेते हैं। भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण में शिक्षा की भूमिका के कई उदाहरण है। उदाहरण के लिए एक अध्ययन में पाया गया कि जिन महिलाओं ने शिक्षा प्राप्त की है वे वेश्यावृत्ति और बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराइयों के शिकार होने की संभावना कम होती है। देखिए, ऐसी महिलाएं जिन्होंने एजुकेशन प्राप्त करी है वो वेश्यावृत्ति, ठीक है, और बाल विवाह या फिर घरेलू हिंसा जैसी जितनी भी बुराई वाली चीजें हैं, इन चीजों से बची हैं और इनका कम शिकार हुई हैं। एक अन्य अध्ययन में पाया गया कि शिक्षित महिलाएं अपने बच्चों की शिक्षा के लिए अधिक खर्च करने की संभावना रखती है। ठीक है, ऐसी मदर्स या फिर ऐसी महिलाएं जो जिन्होंने अच्छी एजुकेशन प्राप्त करी है वो अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए अच्छा खासा खर्च करने के लिए क्या संभावना रखती हैं। बात करें निष्कर्ष की इस क्वेश्चन की, तो भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण उपकरण है। शिक्षा महिलाओं को अपने अधिकारों और क्षमताओं के बारे में शिक्षित करती है और उन्हें अपने जीवन पर नियंत्रण लेने और सामाजिक और आर्थिक सक्रिय भूमिका निभाने में मदद करती है। ठीक है, तो महिलाओं के जो शिक्षा है वो महिलाओं को सशक्त बनाती है। जब उनके पास एजुकेशन प्राप्त होती है, उनको पता होता है महिलाओं को कि उनके क्या क्या अधिकार है। ठीक है, और अगर उनके साथ कुछ गलत होता है तो वो उस चीज के लिए न्याय भी ले सकती है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 की, प्रौद्योगिकी और औद्योगिकीकरण भारत जैसे विकासशील देश में सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि करने में कैसे योगदान करता है। भाई भारत एक विकासशील देश है तो उसमें प्रौद्योगिकी और औद्योगिकीकरण
सामाजिक गतिशीलता को और कैसे बढ़ाता है, इसके बारे में बात करेंगे। जल्द से जल्द इन सारे पॉइंट्स को हम कवर अप करते हैं, ठीक है। प्रौद्योगिकी और औद्योगिकीकरण भारत जैसे विकासशील देश में सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित तरीकों से योगदान करता है। सबसे पहला आता है नए अवसरों का सृजन। प्रौद्योगिकी और औद्योगिकीकरण नए व्यवसाय और नौकरियों का सर्जन करते हैं, जिससे लोगों के लिए अपनी आय और सामाजिक स्थिति में सुधार करने का अवसर बढ़ता है। भाई नई नई कंपनियां खुलेंगी, नई नई टेक्नोलॉजी आएगी, कंपनियां खुलेंगी तो नई नई नौकरियां आएंगी। उन नौकरियों के द्वारा जो भारत में लोग हैं, बेरोजगार हैं, उनको नौकरियां मिलेंगी और वो अपना जो सामाजिक स्थिति है उसमें सुधार कर पाएंगे। उदाहरण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत में कई नए अवसरों का सर्जन किया, जिससे लोगों को विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमि से आगे बढ़ने में क्या मिली, मदद मिली। भाई जो भारत में जब सूचना प्रौद्योगिकी आई, ठीक है, और इसका क्षेत्र बढ़ा, तब भारत में नई नई नौकरियों का सर्जन हुआ और नौकरियों को प्राप्त करने के बाद लोगों ने अपने सामाजिक पृष्ठभूमि में आगे बढ़ने में उनको मदद मिली। दूसरा आता है अवसरों तक पहुंच को बढ़ावा देना। प्रौद्योगिकी और औद्योगिकीकरण अक्सर अवसरों तक पहुंच को बढ़ावा देते हैं, जिससे लोग अपनी क्षमताओं को विकसित करने और जीवन में सफल होने का मौका मिलता है। जो भाई प्रौद्योगिकी हो गई या औद्योगिकी हो गई, ये लोगों को अवसर देती है कि भाई वो अपनी जो क्षमताएं हैं उनको विकसित कर सके, उन क्षमताओं को और ज़्यादा आगे बढ़ा सके, जिसके द्वारा वो क्या करते हैं, अपना विकास भी कर पाते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। उदाहरण के लिए ऑनलाइन शिक्षा लोगों को उनकी स्थानीय स्थिति की परवाह किए बिना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच प्रदान करती है। भाई जब भारत में टेक्नोलॉजी आई, ठीक है, तो उस टेक्नोलॉजी के द्वारा क्या हुआ, लोगों ने एजुकेशन प्राप्त करी बहुत अच्छे लेवल पर, ठीक है। ऑनलाइन शिक्षा, भाई यहाँ बैठ के हम विदेशी लोगों से भी पढ़ सकते हैं, विदेशी टीचरों से भी पढ़ सकते हैं, भारत के किसी कोने में कोई टीचर बैठा है उससे भी पढ़ सकते हैं। तो उससे क्या हुआ, हमारी जो एजुकेशन है वो आगे बढ़ी, हमें नए नए अवसर प्राप्त हुए, ठीक है, और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हमने प्राप्त करी। बात करें परंपरागत मूल्यों को चुनौती देना। प्रौद्योगिकी और औद्योगिकीकरण पारंपरिक मूल्यों को चुनौती दे सकता है, सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा मिल सकता है। उदाहरण के लिए प्रौद्योगिकी ने महिलाओं को अधिक स्वतंत्र और अवसर प्रदान किए, जिससे समाज में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने में सक्षम हुई। भाई प्रौद्योगिकी हो गई, टेक्नोलॉजी हो गई या फिर औद्योगिकीकरण हो गया, इसने महिलाओं को अवसर प्रदान करे, ठीक है। जिन अवसरों के द्वारा महिलाओं ने अपने जीवन को अच्छा बनाया, वो स्वतंत्र हो पाई, ठीक है, और समाज में भी एक सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। भारत में प्रौद्योगिकी और औद्योगिकीकरण के सामाजिक गतिशीलता में योगदान के कुछ विशिष्ट उदाहरण दिए गए हैं, उन उदाहरणों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला उदाहरण है भारत की सूचना प्रौद्योगिकी, IT उद्योगों में नए ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के लोग IT कंपनियों में अच्छी तरह से भुगतान वाली नौकरियों पर काम कर रहे हैं, ठीक है। भारत में ऐसे पिछड़े गांव वाले लोग भी, पिछड़े गांव या पिछड़े क्षेत्रों के लोग भी आज भारत के IT सेक्टर में एक अच्छा योगदान दे रहे हैं और अच्छी कंपनियों में अच्छी सैलरी पे काम कर रहे हैं। भारत में मोबाइल फ़ोन का प्रसार ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और अन्य सेवाओं तक पहुंच तक सुधार किया, ठीक है। भाई भारत में जो फ़ोन है, जब उसका प्रसार हुआ तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोगों तक इंटरनेट की सुविधा पहुंची, ठीक है, स्वास्थ्य सेवाएं पहुंची और अन्य जो सेवाएं हैं वो भी वहां पहुंची। भारत में महिलाएं इंटरनेट का उपयोग करके अपने अधिकारों के बारे में जागरूक हो रही हैं और भेदभाव के खिलाफ लड़ रही हैं। इंटरनेट का प्रयोग करके महिलाएं जो आप कहते हैं कि अपने अधिकारों को प्राप्त कर रही हैं और अपना विकास कर रही हैं। निष्कर्ष की बात करें, प्रौद्योगिकी और औद्योगिकीकरण भारत जैसे विकासशील देश में सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिए एक शक्तिशाली शक्ति हो सकता है, ठीक है। प्रौद्योगिकी और औद्योगिकीकरण क्या है, भारत में जो विकासशील देश है, भाई विकासशील देश है और वहाँ के जो समाज है, समाज को और ज़्यादा बढ़ावा देने में एक शक्तिशाली शक्ति शामिल बन सकता है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि प्रौद्योगिकी और औद्योगिकीकरण सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त नहीं है। सरकार और समाज को भी समानता और अवसरों की भावनाओं को बढ़ावा देने के लिए क्या काम करना होगा। देखिए ये जो ऊपर का आंसर था, ये कंप्लीट आंसर था, इसको आप और ज़्यादा डिटेल में लिख सकते हैं, ठीक है। और ये जो विस्तृत उदाहरण दिए गए हैं आप इनको पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दे रहा हूँ, आप इसको पढ़ सकते हैं इजीली पॉज करके, ठीक है। ये जो उदाहरण है ये आप एक्स्ट्रा के तौर पे लिख सकते हैं, चाहे तो आप इन्हें अपने आंसर में एडिट कर सकते हैं। इनको अगर मैं पढ़ाऊंगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, तो आप इनको देख के पॉज करके पढ़ सकते हैं। अब बढ़े आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। शिक्षा के माध्यम
शिक्षा के माध्यम के रूप में जो मातृभाषा है उसका महत्व बताइए। भाई शिक्षा, मातृभाषा का अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग करते हैं तो उसका क्या महत्व है, इसके बारे में बात करते हैं। शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा का महत्व। शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा का महत्व निम्नलिखित है। सीखने की प्रक्रिया को आसान करना। सबसे पहले हम बात करें मातृभाषा क्या होती है। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, आप मातृभाषा के बारे में लिखिए, ठीक है। कि भाई एक बच्चा पैदा होता है, उसके बाद जो सबसे पहले वो भाषा सीखता है वो उसकी मातृभाषा होती है, चाहे वो घरेलू हो, अपने आसपास के क्षेत्र में जो वो भाषा सीखता है वो उसकी मातृभाषा होती है। तो बात करें कि भाई मातृभाषा किस प्रकार उनकी हेल्प करती है या मदद करती है, तो सीखने की प्रक्रिया को आसान बनाती है, ठीक है। जब शिक्षा के क्षेत्र में मातृभाषा क्या करती है, सीखने की प्रक्रिया को आसान बनाती है। किस प्रकार, मातृभाषा में शिक्षा सीखने की प्रक्रिया को आसान बनाती है, क्योंकि बच्चे अपनी मातृभाषा में पढ़ने, लिखने और बोलने में सहज होते हैं। एक बच्चे ने जिसने जीवन बचपन से ही अपनी मातृभाषा का प्रयोग किया है, और अगर वही भाषा का वो आप कह सकते हैं शिक्षा में प्रयोग करेगा, तो वो और ज़्यादा अच्छे और जल्दी प्रकार से चीज़ें सीख पाएगा। इससे वे सीखने में अधिक रुचि और आत्मविश्वास महसूस करता है। बात करें अगला, उदाहरण के लिए एक अध्ययन में पाया गया कि मातृभाषा में शिक्षा लेने वाले बच्चे अन्य भाषाओं में शिक्षा लेने वाले बच्चों की तुलना में 20% अधिक सफल होते हैं। ऐसे बच्चे जिन्होंने अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त की है वो 20% अधिक होते हैं और सफल होते हैं उन बच्चों के मुकाबले जिन्होंने अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त नहीं की। ठीक है। और बेहतर ढंग से समझ पाते हैं और अधिक संवाद में सक्षम हो पाते हैं। बात करें आगे, बच्चों के बौद्धिक विकास को बढ़ावा देना। मातृभाषा क्या करती है, बच्चों का जो बौद्धिक विकास है उसको भी बढ़ावा देती है। किस प्रकार, मातृभाषा में बच्चों के बौद्धिक विकास को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि इससे बच्चों के ज्ञान और कौशल का क्या होता है, विकास होता है। मातृभाषा में अगर बच्चा पढ़ता है तो उसके ज्ञान का भी विकास होता है, उसके कौशल का भी विकास होता है। मातृभाषा में शिक्षा लेने वाले बच्चे अन्य भाषाओं में शिक्षा लेने वाले बच्चों के मुकाबले क्या होते हैं, बेहतर तैयार होते हैं। उदाहरण के लिए एक अध्ययन में पाया गया कि मातृभाषा में शिक्षा लेने वाले जो बच्चे होते हैं उनका आत्मविश्वास और आत्मसम्मान अधिक होता है, ठीक है। वह बच्चे जिन्होंने अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करी है, ठीक है, उनका आत्मविश्वास एकदम हाई होगा, क्योंकि भाई शुरुआत से ही उन्होंने जो भाषा बोलना सीखा है उसी भाषा में वो लोग क्या कर रहे हैं, अब एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं। इसका कारण यह है कि वह अपनी मातृभाषा में अपने विचारों को व्यक्त करने में सक्षम होते हैं और उन्हें अपनी क्षमताओं पर भी विश्वास होता है। बात करें अगले, सांस्कृतिक पहचान की मजबूत करना। जब बच्चा मातृभाषा में एजुकेशन प्राप्त करता है तो जो उसकी संस्कृति होती है वो अपनी संस्कृति की पहचान को बना पाता है, ठीक है, बनाए रख पाता है और उसको मजबूत करता है। इसको देखें, मातृभाषा में शिक्षा बच्चों की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करती है, क्योंकि इससे बच्चे को अपनी संस्कृति और परंपराओं के बारे में जानकारी मिलती है और उन्हें अपने समाज में एक सक्रिय भूमिका निभाने में भी मदद करती है, ठीक है। भाई बच्चा जिस संस्कृति में रहा है, जिस चीज़ को उसने बचपन से ही सीखा है, अगर वो एजुकेशन में उन्हीं चीज़ के बारे में पढ़ेगा और अच्छे से जानेगा तो क्या होगा, वो अपनी और अच्छी आप कह सकते हैं कि एजुकेशन भी अच्छे से प्राप्त कर पाएगा और संस्कृति की पहचान को भी मजबूत कर पाएगा। उदाहरण के लिए एक अध्ययन में पाया गया कि मातृभाषा में शिक्षा लेने वाले बच्चे संस्कृति और परंपराओं के बारे में अधिक जागरूक होते हैं। उन्हें अपनी संस्कृति के बारे में अच्छी जानकारी होती है, जो परंपराएं होती हैं उनके बारे में उन्हें अच्छा खासा पता होता है। इसका कारण यह है कि वे अपनी मातृभाषा में अपने समाज के बारे में सीखते हैं। समानता और समावेश को बढ़ावा देना से तात्पर्य है कि भाई मातृभाषा में शिक्षा समानता और समावेश को बढ़ावा देती है, क्योंकि इससे सभी बच्चों को समान अवसर मिलता है, चाहे उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। जब बच्चे अपनी मातृभाषा में पढ़ते हैं तो उनको अवसर मिलता है, ठीक है, उनके पास समानता होती है, समानता का अवसर होता है, और चाहे उनका बैकग्राउंड कुछ भी हो, परंतु क्लास में अगर हम बात करें तो उनको समान अवसर होता है और वो ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन प्राप्त कर पाते हैं। उदाहरण के लिए एक अध्ययन में पाया गया कि ये जो उदाहरण है ना, आप चाहे तो इन्हें लिख सकते हैं, अदरवाइज आप इन्हें ऐसे लिखने के बजाय अपने आंसर में ही यहीं से नोट डाउन करना चालू कर सकते हैं, जिससे जो आपका आंसर है और जो थोड़ा लेंथी बनेगा तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपके आंसर में आप हाईलाइट भी कर पाएंगे, ठीक है। और थोड़ा लेंथी बनेगा तो लगेगा एग्जामिनर को कि हाँ आपने कंटेंट लिखा है। उदाहरण के लिए एक अध्ययन में पाया गया कि मातृभाषा में शिक्षा लेने वाले बच्चे अन्य भाषाओं में शिक्षा लेने वाले बच्चों की तुलना में अधिक सफल होते हैं, भले ही वे गरीब परिवार से आते हों। इसका कारण यह है कि मातृभाषा
में शिक्षा लेने वाले बच्चे अपनी शिक्षा में अधिक संलग्न होते हैं। ठीक है, ऐसे बच्चे जिन्होंने अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करी है वो अच्छे खासे सफल होते हैं, चाहे उनका बैकग्राउंड कुछ भी हो। ठीक है, वो किसी भी बैकग्राउंड से आते हो, क्यों? क्योंकि वो अपनी शिक्षा में और ज़्यादा संलग्न होते हैं, मतलब शिक्षा में काफ़ी अच्छे से जुड़े होते हैं। शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा के महत्व निम्नलिखित कारकों से बढ़ाया जाता है, और हम मातृभाषा का जो महत्व है उनको और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। शिक्षा का स्तर, मातृभाषा में शिक्षा का स्तर जितना अच्छा होगा इसका महत्व उतना ही अधिक होगा। भाई मातृभाषा में जो शिक्षा है उसका स्तर जितना अच्छा होगा उतना ही अच्छा मातृभाषा का स्तर होता चला जाएगा। साथ में शिक्षा की सामग्री, मातृभाषा में शिक्षा की सामग्री जितनी अधिक प्रासंगिक और आकर्षक होगी इसका जो महत्व है उतना ही ज़्यादा होगा। भैया सपोज करिए आपने अपनी मातृभाषा जैसे हिंदी हो गई, हमने हिंदी में ही बचपन से पढ़ना चालू करा है, तो हिंदी की जो बुक्स हैं, जो कॉपीज़ हैं, ये अट्रैक्टिव रहेंगी, आकर्षक रहेंगी, तो बच्चे और ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे, और प्रासंगिक होंगी तो बच्चे और ज़्यादा पढ़ेंगे और इसका महत्व और ज़्यादा बढ़ेगा। शिक्षक की योग्यता, मातृभाषा में शिक्षा देने वाले शिक्षक जितने अधिक योग्य होंगे इसका महत्व उतना ही अधिक होगा। ठीक है, टीचर्स जितने अच्छे मातृभाषा के बारे में जानते होंगे और अच्छी एजुकेशन बच्चों को प्राप्त करवा पाएंगे उतना ही इसका महत्व बढ़ेगा। भारत जैसे बहुभाषी देश में मातृभाषा में शिक्षा का महत्व और भी अधिक है। भारत में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं और हर बच्चे की अपनी मातृभाषा होती है। मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने से सभी बच्चों को समान अवसर मिलते हैं, चाहे उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। ठीक है, तो मातृभाषा में जब बच्चा अपनी एजुकेशन प्राप्त करता है तो उसको समान अवसर मिलते हैं, और क्या होता है कि वो अच्छे से एजुकेशन प्राप्त कर पाता है। निष्कर्ष की बात करें तो ये उसका निष्कर्ष है, आप इसको लिख सकते हैं। निष्कर्ष को पढ़ लेते हैं एक बार। शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा का महत्व स्पष्ट है। मातृभाषा में शिक्षा सीखने की प्रक्रिया को आसान बनाती है। मातृभाषा क्या करती है? शिक्षा की जो प्रक्रिया है उसको आसान बनाती है, बच्चों की बौद्धिक विकास को बढ़ावा देती है, बच्चों का जो दिमाग है उसकी जो बौद्धिकता है उसको बढ़ावा देती है और विकास करती है, सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करती है और समानता और समावेशी को बढ़ावा देती है। आपका अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6। बहुभाषिता का वर्णन करते हुए बहुभाषिता द्वारा प्रस्तुत अवसरों और चुनौतियों का क्या है, इनके बारे में वर्णन करना है। बहुभाषिता एक सामाजिक सांस्कृतिक परिचय के रूप में है जिसमें एक व्यक्ति दो या दो से अधिक भाषाओं का प्रयोग करता है। एक व्यक्ति जो दो या दो से अधिक भाषाओं का प्रयोग करता है उसको हम बहुभाषित कहते हैं। ठीक है, इसमें शामिल भाषाएं विभिन्न क्षेत्र, संस्कृति, समृद्धि क्षेत्र या सामाजिक समृद्धि के संदर्भ से हो सकती है। ठीक है, हो सकता है वो व्यक्ति विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों की भाषा जानता हो, संस्कृतियों की भाषा जानता हो या फिर सामाजिक समृद्धि की भाषा जानता हो। बहुभाषित का संदेशण व्यक्ति को विभिन्न सांस्कृतिक समृद्धि क्षेत्रों में सकारात्मक परिणाम देने में क्षमता प्रदान करता है। तो सिंपली आप ये जान लीजिए कि बहुभाषित का मतलब क्या होता है। एक व्यक्ति जो कि एक से अधिक भाषा बोलता है वो बहुभाषित कहलाता है। ठीक है, और एक से अधिक भाषा बोलने की जो प्रक्रिया है उसको बहुभाषिता कहते हैं। इसके अवसरों की बात करते हैं तो सबसे पहला अवसर आता है संचार। बहुभाषी लोग एक या एक से अधिक भाषाओं में संवाद करते हैं, इससे उन्हें विभिन्न संस्कृतियों और लोगों के साथ जुड़ने का अवसर मिलता है। जो व्यक्ति एक या एक से अधिक भाषा का प्रयोग करता है, बात करता है उनमें, ठीक है, बोलता है, तो वो एक से अधिक जितनी भी भाषाएं बोलता है उनकी संस्कृतियों के साथ वो जुड़ सकता है। उदाहरण के लिए बहुभाषी व्यक्ति जो भारत में रहते हैं वह अपने परिवार और दोस्तों के साथ हिंदी में, अपने सहकर्मियों के साथ अंग्रेजी में और अपने पड़ोसियों के साथ स्थानीय भाषा संवाद करते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पे बताया गया कि एक व्यक्ति जो कि बहुभाषी है भारत में, वो अपने घर वालों के साथ हिंदी में बात करता है, अपने जो सहकर्मी जो काम पे लोग काम करते हैं उनके साथ इंग्लिश में बात करता है और अपने आसपास के जो पड़ोसी हैं वो वहाँ की लोकल लैंग्वेज में बात करता है उनके साथ। इससे उसे अपने आपस की दुनिया से जुड़ने में, विभिन्न संस्कृतियों के बारे में जानने में क्या मिलती है? मदद मिलती है और अवसर प्रदान होता है। शिक्षा, बहुभाषी लोग अपने अध्ययन में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। यह इसलिए है क्योंकि वह अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं जिससे उन्हें सीखने में अधिक आसानी होती है। उदाहरण के लिए एक अध्ययन में पाया गया कि मातृभाषा में शिक्षा लेने वाले बच्चों अन्य भाषाओं में शिक्षा लेने वाले बच्चों के मुकाबले क्या होते हैं? 20% अधिक सफल रहते हैं।
इसका कारण यह है कि मातृभाषा में शिक्षा लेने वाले बच्चे कठिन अवधारणाओं को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं और अधिक संवाद में सक्षम हो पाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बात की गई है कि भाई जब व्यक्ति एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग करके जो शिक्षा प्राप्त करता है तो क्या होता है कि हो सकता है वहाँ पे उसको कुछ परेशानी हो या फिर वो और ज़्यादा अधिक शिक्षा प्राप्त कर पाता है। उदाहरण के तौर पे हम अपनी क्लास में बात करें तो हम भाई इंग्लिश में भी हम पढ़ते हैं, ठीक है, हिंदी में भी पढ़ते हैं और साथ के साथ आपने प्राइवेट स्कूल्स में देखा होगा तो एक से अधिक भाषा फ्रेंच हो गई, ठीक है, जर्मन हो गई, ये वाली भाषाएं उन्हें सिखाई जाती हैं। परंतु वह बच्चा जिसने अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करी है, जो कि हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में भी देखा, तो वो बच्चा बाकी भाषाओं के मुकाबले और अधिक एजुकेशन प्राप्त कर पाता है और अच्छे से उस चीज़ को समझ पाता है। बात करें रोजगार, तो चुनो अवसर जो है कि भाई बहुभाषी लोगों के लिए रोजगार भी उपलब्ध है। क्यों? क्योंकि ट्रांसलेटर के तौर पे या फिर आप कह सकते हैं गाइड के तौर पे ये जो काम है ये इन लोगों को मिल जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर भी। और ये बहुभाषी लोगों की मदद करते हैं ताकि वो नई नई संस्कृतियों के बारे में जान सके। उदाहरण के तौर पे कि भाई जो गाइड है उसको अलग अलग प्रकार की भाषाएं आती हैं, ठीक है, तो विदेश से जब भी कोई व्यक्ति आता है वो उनकी भाषा में उनसे बात करता है और भारत की संस्कृति के बारे में उन्हें डिटेल प्रदान करता है। सामाजिक और आर्थिक विकास की बात करें, बहुभाषित सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हैं। यह इसलिए है क्योंकि यह लोगों के बीच संचार और समझ को बढ़ाती है, ठीक है। बहुभाषा क्या है कि भाई लोगों के बीच में संचार को बढ़ाती है और लोगों के बीच में समझ को बढ़ाती है। उदाहरण के लिए एक अध्ययन में पाया गया कि बहुभाषी देश में आर्थिक विकास दर अन्य देशों की तुलना में अधिक होती है, ठीक है। ऐसे देश जहाँ पे बहुभाषा बोली जाती है वहाँ पे आर्थिक विकास बाकी देशों के मुकाबले तेजी से होता है। इसका कारण यह है कि बहुभाषी देश विभिन्न संस्कृतियों और देशों के बीच व्यापार और सहयोग को बढ़ावा देता है, ठीक है। अब जैसे भारत में अगर हम बहुभाषी की बात करें तो विदेशी लोग भारत में काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करते हैं जिससे भारत की जो इकोनॉमी है वो और ज़्यादा विकास कर पाती है। अब इसकी चुनौतियों की बात कर लेते हैं। सीखने में चुनौती, भाई बहुभाषा सीखने में काफ़ी ज़्यादा चुनौती होती है। एक उदाहरण के तौर पे एक अध्ययन में पाया गया कि भाई किसी नए भाषा को सीखने में एक व्यक्ति को औसतन 1000 घंटा लगता है, ठीक है, 1000 घंटे लगते हैं किसी अन्य भाषा को सीखने में। इसका कारण यह है कि भाषा सीखने में कई कौशल शामिल होते हैं जैसे व्याकरण, शब्दावली और वाक्य रचना, वाक्य बनाना, ठीक है, शब्दावली जो डिक्शनरी है उसके बारे में पढ़ना, ठीक है, जो शब्द हैं उनके बारे में पढ़ना और उसका व्याकरण बनाना, ये जो चीज़ें हैं ये चुनौतियाँ सामने आती हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है सांस्कृतिक चुनौतियाँ। प्रत्येक भाषा की अपनी संस्कृति होती है। बहुभाषी लोगों को विभिन्न संस्कृतियों के बीच अंतर को समझने की आवश्यकता होती है। भाई सांस्कृतिक चुनौतियां भी फेस करनी पड़ सकती हैं लोगों को, ठीक है, क्योंकि वे सपोज करिए एक व्यक्ति जो कि बहुभाषी बनना चाहता है या वो अलग अलग प्रकार की भाषाएं सीख रहा है तो उसको जिस भाषा सीख रहा है उसकी संस्कृति के बारे में भी उसको जानकारी होनी चाहिए। यह एक चुनौती हो सकती है खासकर यदि कोई व्यक्ति ऐसी संस्कृति के बारे में सीख रहा है जो उनके अपने से बहुत अलग है। उदाहरण के लिए एक अध्ययन में पाया गया कि बहुभाषी लोग को कभी कभी अन्य संस्कृतियों के मानदंड और अपेक्षाओं को समझने में कठिनाई होती है, ठीक है। उन संस्कृतियों के बारे में जो मानदंड है या फिर उनकी जो अपेक्षाएं हैं, उन संस्कृति के बारे में जो डिटेल्स है, उन चीज़ों को समझने में लोगों को परेशानी होती है। भाषाई भेदभाव, बहुभाषी लोगों को कभी कभी भाषाई भेदभाव का भी सामना करना पड़ता है। यह भेदभाव रोजगार, शिक्षा, अन्य क्षेत्रों में हो सकता है। उदाहरण के लिए एक अध्ययन में पाया गया कि बहुभाषी लोगों को अक्सर कम वेतन मिलता है या उन्हें उच्च पदों पर पदोन्नति नहीं मिलता। अब देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है भाई कि जो व्यक्ति जिसने बहुभाषा सीख रखी है, ठीक है, एक्सपर्ट है उस चीज़ में, कभी कभार उनके साथ भेदभाव हो जाता है, ठीक है, उन्हें अच्छा वेतन नहीं दिया जाता या फिर उन्हें जो पोस्ट वो चाहते हैं वो पोस्ट उन्हें नहीं दी जाती, ठीक है, तो इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती है। फिर बात करें निष्कर्ष की, तो बहुभाषिता एक महत्वपूर्ण कौशल है जो कई लाभ प्रदान करती है। हालांकि इसमें चुनौतियां भी शामिल हैं। बहुभाषिता सीखना और विकसित करने के लिए समय और प्रयास की आवश्यकता होती है। तो ये इसका निष्कर्ष था। ये कुछ 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमें लगे कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इनके इस वीडियो में हमने इनके बारे में बात करी। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और यूट्यूब को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िए। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे हमारे साथ नोट्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप जाके नोट्स चेकआउट कर सकते हैं। और आप हमारा ऐप द लर्नर्स कम्युनिटी DUSL जरूर डाउनलोड करिए, वहाँ पे आपको कॉलेज के अपडेट्स और बाकी चीज़ें आपको वहाँ देखने को मिलेंगी।
देखिए मैं बता दूं, ये जो क्वेश्चंस हैं हो सकता है इनमें से पूछा जाए, हो सकता है इन क्वेश्चंस से रिगार्डिंग क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो आप और भी जो चीज़ें हैं यूट्यूब पे जो वीडियोस हैं उनके साथ प्रिपरेशन जरूर करिए एग्जाम में पेपर देने से पहले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माई चैनल गाइस।